नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज सर्वाधिक चर्चा इस बात की हुई कि सीबीआई की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ के 25 सालों के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई संभवतः नहीं हुई थी और कई जानकार मानते हैं कि साहब देश में भी इस स्तर की कार्रवाई मतलब आईजी रैंक के 4 सीनियर आईपीएस के ठिकानों पे एक साथ दबिश तो आज तक दी ही नहीं गई थी। मामला क्या था? महादेव सट्टा ऐप का, जिसके जरिए 2022 में एक अचानक सा सिगुफा उठा कि इसके माध्यम से करोड़ों की काली कमाई की जा रही है। राजनीति में चर्चाएं हुई। चर्चा के बाद कई तरह के तथ्य और कई तरह के आरोप लगे। आरोपों के बीच कई गवाह भी निकल के आए और कुछ वीडियो भी जारी हुआ, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में खूब हलचल मचा। सत्ता का परिवर्तन 2023 में हो। परिवर्तन के बाद, परिवर्तन से पहले इशारा हो गया था कि भगवान के नाम का इस्तेमाल करके गड़बड़ी करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सत्ता का परिवर्तन हुआ, मामला सीबीआई तक पहुंचे। सीबीआई ने दबिश दी और देश भर के 4 शहरों में, राज्य कह लीजिए, 60 स्थानों पे दबिश दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेके सिपाही अर्जुन यादव तक पे। क्या है पूरा मामला, पहले समझ लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई। चार शहर, 60 ठिकाने, 2000 से ज्यादा अधिकारियों की दबिश। महादेव सट्टा ऐप का मामला, पूर्व सीएम, विधायक और कई सीनियर आईपीएस अधिकारी पर रेड। छत्तीसगढ़ के महादेव बेटिंग ऐप मामले पर सीबीआई ने अपना शिकंजा कस लिया है। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर सिपाही भीम यादव तक के ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी। 25 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में सीबीआई की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आईजी रैंक के 4 सीनियर आईपीएस, राज्य पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी और सबसे ताकतवर और तत्कालिक आईएएस के ठिकानों पर दबिश दी गई। सीबीआई के अधिकारी छत्तीसगढ़ में तड़के सुबह दस्तक देते हैं, दस्तावेज खंगाले जाते हैं, गाड़ियों की तलाशी होती है। यहाँ तक कि घर की छत और बाड़ियों को भी इत्मीनान से छानबीन कर तफ्तीश की जाती है। किसी के घर पर नहीं होने पर किसी के निवास को सील कर दिया गया तो किसी के घर का ताला तोड़कर सर्च किया जाता है। इन ताबड़तोड़ कार्रवाई के पीछे आखिर क्या वजह है, उसे समझने के लिए आप इन 2 बयानों को सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी आपको समझाते हैं। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर महादेव सट्टा ऐप को चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी के रूप में सैकड़ों रुपए का पूरा गड़बड़ झाला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, आईएएस, आईपीएस अधिकारी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। अब जिनके ठिकानों पर दबिश दी गई, उनकी भूमिका तब क्या रही, इस पर आप नजर डाल लीजिए। सबसे पहला नाम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देवेंद्र यादव का नाम, कांग्रेस के विधायक हैं। आनंद छावड़ा तत्कालीन आईजी हैं। आरिफ शेख तत्कालीन एसीबी ईओडब्ल्यू चीफ हैं। अभिषेक पल्लव तत्कालीन दुर्ग एसएसपी रहे हैं। प्रशांत अग्रवाल तत्कालीन रायपुर एसएसपी। अनिल टुटेजा तत्कालीन पावरफुल आईएएस अधिकारी। सौम्या चौरसिया तत्कालीन सीएम की उप सचिव। विनोद वर्मा तत्कालीन सीएम के सलाहकार। अभिषेक माहेश्वरी तत्कालीन रायपुर एसपी। जब इतने बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई तो इसका असर दिल्ली तक सुनाई दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, जो कि लंदन में बैठे हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी के अनुसार खेमों में बटी कांग्रेस के दूसरे खेमे के नेताओं ने भी कार्रवाई का विरोध और भूपेश बघेल का बचाव किया, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत के नाम प्रमुखता से इसमें शामिल हैं। इधर कांग्रेस जब राजनीतिक तौर पर हाहाकार मचाएगी तो बीजेपी का जवाब भी लाजमी है। सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया। रेड
सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग बदले की भावना से है और छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ डराने धमकाने और बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है। नतीजों तक पहुंचने के लिए ही जांच है भाई, और यहाँ पर कोई ये स्थिति ना बने इसलिए ही इसको केंद्रीय एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप जांच करें। अब केंद्रीय एजेंसी को विभिन्न विषयों की जांच के लिए दिया गया है, इस पर और थोड़ी स्पष्टता होगी कि किस विषय पर यह जांच है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सीबीआई की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ईडी की कार्रवाई हुई और शुभम सोनी का वीडियो भी काफी खलबली मचा चुका है। अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई की सबसे बड़ी रेड को लेकर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। बहरहाल महादेव सट्टा ऐप और उस पर चली आ रही सियासत किसी नतीजे पर पहुंचती भी है या नहीं, इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप फौरी तौर पे समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी कार्रवाई में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। उमेश जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। सुबह की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर पहलू को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी आपका भी स्वागत है। उचित जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। इतनी बड़ी कार्रवाई, आप ही के शब्दों में पूर्व सीएम से लेकर सिपाही तक पे दबिश दे दी गई। जब एक बार डिकोड करिए कि इस कार्रवाई के मायने और मकसद क्या है। देखिए, अब 2025 में इस पे हम कार्रवाई हो रही है, देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये 2020 के कोविड का मामला है, तो निश्चित तौर पे इस पर राजनीति से जुड़ा हो गई। ये दुर्ग के जितने भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े अधिकारी, बड़े नेता लोग हैं, तो दुर्ग इसका वैसे भी हॉट स्पॉट रहा है, क्योंकि महादेव ऐप का जो केंद्र बिंदु था वो दुर्ग और भिलाई से काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप सब में लगना आवश्यक ही हो गया। तो चाहे ईडी ले लो, चाहे सीबीआई ले लो, ये जरूर कह रहे हैं दोनों पक्ष की जो बातें सुनने को, दलीलें सुनने को आ रही है कि छवि खराब करने की कोशिश। लेकिन इसमें छवि मुझे क्यों लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग जिनकी जांच चल रही है वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हैं, चाहे वो केंद्र के ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे राज्य के ब्यूरोक्रेट्स हो, वो कोई कांग्रेस के कोई सदस्य तो है नहीं। मुझे तो लगता है कि इसका स्वागत कर देना चाहिए कांग्रेस को कि इसमें कोई जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई हो रही है। आप दूध का दूध पानी का पानी, आरोप लेके आप भी चल रहे हैं, आरोप लेके वो अधिकारी भी चल रहे हैं। इससे क्लियर तो हो जाएगा कि भाई ये इसमें कोई दोषी है कि नहीं। हालांकि काला पीला जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, बिना प्रशासनिक आशीर्वाद के डॉक्टर साहब ये संभव नहीं है, ये क्लियर बात है। और जितनी अब जब धुआं निकला है तो जरूरी उसमें तह तक जाना भी लाजमी होगा। इसकी जांच चल रही है, अच्छी बात है। इससे क्लियर तो होगा कि कौन इनोसेंट है और कौन नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अधिकारी भी काफी, क्योंकि शक की निगाह से पूरा का पूरा अमला और छीन तोड़ जनता भी उनको देखती है। और ये हुआ तो है, ये बात है कि अब किसने कितने लिए, लोगों ने तो शिकायत की और किस मार्फत ली उसकी भी शिकायत की है। तो ये भी है, खुल के सामने आ जाएगा। अच्छी चीज है, इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, अगर आप तो बड़े विद्वान हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए तब जब मामला बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर और पुराना मामला, कार्रवाई हो जाए, जांच हो जाए। उचित जी कह रहे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवधेश जी, सम्माननीय उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जांच एजेंसियों पर इनको भरोसा इसलिए है कि इन जांच एजेंसियों को कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया और विश्वसनीयता उस काल में जो कार्रवाइयां होती थी जिसके चलते इनके मन में मैं समझता हूं कि कायम होगी। निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां संवैधानिक एजेंसी हैं। विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले एक नया नाम, नया एंगल आया पूरे महादेव सट्टा प्रकरण में, शुभम सोनी, एक असीम दास जिसको गिरफ्तार किया गया है, काले कलर की इनोवा CG 126300। ये वाकया भी आपको याद होगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल जो भाजपा के नेता है उसके नाम पर, अमर अग्रवाल के सगे भाई, वो रजिस्टर्ड थी सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। क्या हुआ उस इनोवा का? क्या उस इनोवा के मालिक को एक नोटिस गया? तो सबसे पहली शर्त विश्वसनीयता की पारदर्शिता है पूरे प्रकरण में। भारतीय जनता पार्टी और जांच एजेंसियों का यह दायित्व है कि जो कार्रवाइयां वो कर रहे हैं उस पर जनता का भरोसा हो, वो प्रेस रिलीज वो जारी करे। भाजपा के नेता ईडी के प्रवक्ता बनते, कभी सीबीआई के प्रवक्ता बनते। आज ये चर्चा चला दिए हैं कि इसमें 25 पत्रकार हैं, 40 पत्रकार हैं, तो किसी के चरित्र हनन की हत्या की। देखिए, मैं पहले भी कहता हूं कि ये लगातार वहां से दुबई से तो प्रत्यर्पण संधि है,
ये चर्चा ये भी थी कि श्रीलंका में गिरफ्तार कर लिए गए, आज तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। और मोदी जी जिनका हमने अभी बयान सुन रहे थे कि महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा, इसी मोदी जी ने देश के इतिहास में पहली बार 1 अक्टूबर 2023 से इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग सट्टा इसको वैध करके 28% जीएसटी के दायरे में लाया। और जंगली रमी, तीन पत्ती और तमाम आज भी संरक्षण आज बंद हुआ है क्या महादेव ऐप? हमारी सरकार ने तो कार्रवाई किया, 100 से ज्यादा FIR, 500 से ज्यादा गिरफ्तारी, जब्ती कुर्की का कार्रवाई भूपेश सरकार ने किया, आज उसी के घर ये भेज दिए। सुरेंद्र जी बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब भी ले लेते ना। बैठे उमेश जी, जिम्मेदार विद्वान प्रवक्ता है, उमेश जी जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि साहब विश्वसनीयता का आधार पारदर्शी होता है, पारदर्शिता जब तक नहीं बरती जाएगी तब तक सवाल उठेंगे। जरा इन सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, एक बात और उन्होंने अच्छी कही कि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उन पर सिर्फ इसलिए विश्वास है क्योंकि वो तमाम एजेंसियां कांग्रेस के सरकार के समय इस देश के अंदर में आई। मैं समझता हूं कि उन्हीं एजेंसियों के ऊपर कांग्रेस के तमाम नेताओं को भरोसा होगा। और जब वही एजेंसियां जांच कर रही है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो गुणदोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कार्रवाइयां करती हैं और केवल एजेंसियां ही जांच करके सूली पे लटकाने का काम नहीं करती। इस देश के अंदर में संविधान है, इस देश के अंदर में न्यायपालिका है और तमाम जांच एजेंसियां, चाहे वो राज्य के अंदर की हो या फिर केंद्र के अंदर की जो जांच एजेंसियां हैं, वो तमाम न्यायालयीन प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरती है। तथ्यों के आधार पर, गुणदोष के आधार पर, सबूत के आधार पर, उसको प्रामाणिकता के आधार पर उसमें सजा होना या ना होना, या हम आम भाषा में कहें तो दूध का दूध और पानी का पानी होना, वो न्यायालय उस विषय को तय करता है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश के अंदर में दिख रही है, चाहे इससे पूर्व ईडी की कार्रवाई का विषय हो, एक तरफ तो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कार्रवाई का सपोर्ट कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तस्वीरें निकल करके आती है कि किस प्रकार से ईडी की कार्रवाई के समय वहां पर जो ईडी के अधिकारी है उनके गाड़ियों के ऊपर किस प्रकार की स्थितियां हो, किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां पर व्यवहार रहा, और आज भी केवल राजनीतिक आरोप लगाने का यहां पर प्रयास हो रहा है। कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि बीते 5 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही, तब से लेकर ठीक है, लगातार आरोप निकल उमेश जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तात्कालिक अधिकारियों के ऊपर ही क्यों आरोप लग रहे हैं? उमेश जी जवाब ले लेते, निकलकर बार-बार क्यों आ रहा है? उमेश जी जवाब ले लेते हैं। उमेश जी ठीक है, उमेश जी जवाब ले लेते हैं। जब मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता, फिर सुरेंद्र जी से जवाब लूंगा। उचित जी, 31 मार्च सन 2022 महादेव ऐप मामले में पहली FIR दर्ज की गई मोहन नगर थाने में। 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 300 के करीब गिरफ्तारियां हुई, लगभग 3000 खातों को फ्रीज करने की प्रोसेस जारी है या फ्रीज किया गया। पहली गिरफ्तारी दुर्ग में की गई, आलोक सिंह, खड़क सिंह, राम प्रवेश साहू। 2022 में गिरफ्तारियां हो गई, FIR दर्ज हो गया। अब जब जांच हो रही है तो सियासत में इतना आग बबूला नेता क्यों हो जा रहे हैं? जरा इसको समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये वाकई एक चीज तो अगर है कि ये इसके लिए कड़े कायदे कानून जो नियम की बातें होती हैं वो उसमें पारदर्शिता नहीं है। आप देखिए, उसके बाद भी तमाम तरीके के ऐप और वो वही महादेव ऐप आज दिनांक तक आपको आश्चर्य होगा कि आज दिनांक तक वो ऐप चल रहा है और उसी तरीके से चल रहा है। बस वो ये है कि पेमेंट के लेन देन थोड़े अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो केंद्र सरकार को जिस तरीके के स्टेप लेना चाहिए वो अभी तक आधे अधूरे हैं और पूरी इच्छा शक्ति के साथ नहीं ले गए। कारण जो भी हो, चाहे उन्हें उगाही की बात हो या भय दोहन के कारण उगाही की बात हो, और रहा प्रत्यार्पण की बात जो कर रहे हैं, तो ये वाकई केंद्र सरकार की ड्यूटी नहीं बनती। क्या केंद्र सरकार इसके जिम्मेदार नहीं है कि जो बड़े सरगना है, आप फंटर को तो यहाँ पकड़ ले रहे हैं, बड़े सरगनाओं को लाने में आप असक्षम है, तो इसकी जिम्मेदारी तो अमित शाह को भी देनी चाहिए, भाजपा को लेनी चाहिए कि आप नीचे स्तर पर जितने के पेमेंट लेन देन हुए हैं और जो मेन कैप्टन है, जो कोच है, वो दोनों ही देश के बाहर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 3 करोड़ जनता को जवाब ये चाहिए तो 140 करोड़ की जनता का जवाब तो अमित शाह से भी पूछेंगी ना कि आप लाने में असक्षम क्यों है, आप ऐसे क्यों नहीं बना पा रहे, ऐसी संधि क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है उमेश जी, आप जरा 10 सेकंड इस पे जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगा। बड़ा गंभीर सवाल उचित जी ने उठाए हैं पूरे व्यवस्था पे। निश्चित तौर पे 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है,
और जिस प्रकार से प्रत्यार्पण संधि का विषय हो, प्रत्यार्पण का विषय हो, निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार इस विषय पर पहले भी उदाहरण ऐसे निकल करके आए हैं जब हमारे देश से इतर जाकर के कहीं कोई निर्णय का विषय हो, कहीं कोई आवश्यक कार्यवाही का विषय हो, समय समय पर वो निकल करके आए हैं। और इस विषय में भी जब यहां कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पे वहां से भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा और जो दोषी होगा, केवल यहां छत्तीसगढ़ का विषय नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा भी महाराष्ट्र से लेकर के तमाम राज्यों के अंदर में भी कार्रवाई हो रही है और अगर इसके दोषी देश के बाहर भी छुपे बैठे हैं तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, उसको भी सजा जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी कह दीजिए, उमेश जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे कि साहब थोड़ा धैर्य रखिए, कार्रवाइयां होगी। आज हुई ना छत्तीसगढ़ में 16-17 लोगों के ऊपर दबिश दी गई। आप उचित जी ने कहा, बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने 2 लाइनें निकाला कि एक्स सीएम से लेके सिपाही तक पे कार्रवाई हो गई, आईजी, एसपी, आईएएस तमाम लोगों पे दबिश दे दी गई। अवधेश जी, उचित शर्मा जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही। जिस तरह से प्रत्यर्पण का मामला केंद्र सरकार के अधीन है और दूसरा जो ऑनलाइन गेम और ये सब सट्टेबाजी होती है, ये भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के भीतर आता है। अपनी नाकामी को ढाकने के लिए देखिए, उमेश जी टीवी में बैठ के भले ही कुछ बोले, ये केंद्रीय वित्त विभाग का आंकड़ा है। वर्ष 2023-24 में इसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग से 7,500 करोड़ केंद्र सरकार पक्के में ली और जो संघीय भाजपाई दुरंगी जो प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और ये राजस्व नुकसान की बात करते हैं। आपने भी देखा कि बार बार ये शराब घोटाले की बात करते हैं। जो डिस्टिलर हैं, जो सप्लायर हैं, क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ, वसूली की? मूल बात देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी दलों पर भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना है। आपको उदाहरण देता हूं, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, उनके साथ 11 विधायक जब दूसरी पार्टी में थे तो आरोपी थे। आज उनके खिलाफ बाकायदा आवेदन देके केंद्रीय एजेंसियां मामले वापस लिए। यही नहीं, प्रफुल्ल पटेल विमान घोटाले का आरोपी बताया था, अशोक चौहान आवास घोटाले का आरोपी बनाया था, यही प्रधानमंत्री पानी पीवी के भोपाल की सभा में 70,000 करोड़ का आरोपी बताए, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। आज इनके साथ में है, सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उदाहरण है। जब तक चिंतामणि महाराज कांग्रेस के विधायक थे तब तक जो है वो आरोपी थे खोल परिवहन के। आज उनके खिलाफ तमाम जांचें रोक दी गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह से केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। आप आंकड़े निकाल लीजिए, 95% मोदी सरकार में 11 साल में 95% मामले जो है विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का कन्विक्शन रेट मात्र 6%। और जो कड़े कानून ये बदलाव करके लाए हैं केवल डराने के लिए, दबाने के लिए। जो भाजपा में गया, मोदी वॉशिंग मशीन में ढूल गया। तो मैंने पहले भी कहा, विश्वसनीयता इनको भाजपा के मोर्चा संगठन के रूप में काम करने के लिए संविधान में इनका स्थान नहीं है। आज जो सीबीआई, ईडी, आईडी, ये तो राजभवन तक ठीक है। उमेश जी जवाब दीजिएगा कि मैं भी पानी पी रहा था और पानी पी के मैं यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाऊं, चाहे महादेव का मामला हो, कोयला घोटाला का मामला हो, शराब का विषय हो, क्या उससे आरोपी साबित हो जाएंगे क्या भूपेश बघेल जी? एजेंसियां जांच करेंगी ना, एजेंसियां जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगी ना, और एजेंसियां जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगी तो तथ्यों के आधार पर न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। मेरे कहने से क्या भूपेश बघेल जी को दोषी मानेंगे क्या सुरेंद्र वर्मा जी? तो उन्हीं एजेंसियों की जब कार्रवाई होती है तो ये कांग्रेस के नेता हाय तौबा क्यों मचाते हैं भैया? इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की न्यायपालिका व्यवस्था के ऊपर क्या आपको विश्वास नहीं है क्या? और इतनी ही हाय तौबा है, यदि इतना ही आपको विश्वास है तो क्यों न्यायालय के अंदर में नहीं चले जाते इस विषय को लेकर के कि भैया आप लगातार टारगेट। ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, ठीक है। उमेश जी एक मिनट, एक बार उमेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। उचित जी एकदम आराम से बैठे हुए, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। उमेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रोटेक्शन मनी का भी आरोप यहाँ पर लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या आरोप है भैया? तमाम लिस्ट है ना, आईपीएस से लेकर के तमाम आईजी से लेके एसपी से लेकर के तमाम लिस्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या आरोप है?
किसकी सरकार थी उस समय? उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपकी सरकार थी और आपकी सरकार रहते हुए इस प्रकार की स्थितियां, कितने गंभीर आरोप लगे हैं सीनियर अधिकारियों के ऊपर। उस वक्त जब हम कहते थे तब भाजपा आरोप लगा रही है, उस वक्त जब हम कहते थे भाजपा राजनीति करने का प्रयास कर रही है, और उसके बाद जब लगातार जांच हुई, कार्रवाई हुई, आपके सरकार में पूर्व मंत्री रहे उनके ऊपर भी आज कार्रवाई है। क्या स्थितियां हैं? आपसे जुड़े तमाम लोगों के ऊपर, चाहे आपके करीबी अधिकारियों का विषय हो, आईपीएस अधिकारी का विषय हो, आज जो जांच का जो सुई है, जो काटा है, बार बार वहीं क्यों घूम करके निकल करके आ रहा है? सीएम से लेकर के अभी उदाहरण भी दिया कि कहां तक कार्रवाई हो रही है, कहां तक के जांच के तार जा रहे हैं। तो जांच हो जान दीजिए भैया। और ऐसा नहीं है, हम भी विपक्ष में थे, हमारे भी मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर में थे, कार्रवाई हुई, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सीबीआई ने बुला करके पूछताछ किया। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हाय तौबा मचाई हो या विरोध किया हो या जाकर के उसके खिलाफ बयान दिया हो कि भैया जांच एजेंसियां गलत करी? अरे इस देश की जांच एजेंसी का सम्मान है और जो कार्रवाई हो रही है उसका हमको साथ देना है। मैं आ रहा हूं, उमेश जी आ रहा हूं, ये दोहरे चरित्र के ठीक है उमेश जी, मैं आ रहा हूं, उमेश जी आ रहा हूं, ठीक है। तमाम चीजों को देखिए बिल्कुल, जनता जनार्दन साहब, जनता के अदालत में जो जाएगा ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा। उचित जी जब बताइएगा, दोनों दलों की बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि साहब जांच तो होगी, और जांच होगी तो कार्रवाइयां होगी। नामों का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, सवेरे से आज नाम लगातार दर्शक देख रहे हैं कि तमाम बड़े अधिकारी, तमाम उन कॉकस पे नकेल डाली गई जिसे कॉकस बीजेपी बतौर विपक्ष बताती रही है, दुर्ग से लेकर राजधानी रायपुर तक। कार्रवाई तो बड़ी है साहब, लेकिन हाय तौबा क्यों मचा है? यही सवाल घूम के आ रहा है। उमेश जी कहते हैं कि साहब जांच होने दीजिए, सुरेंद्र जी कहते हैं कि साहब जांच तब होगी ना जब मामला कोर्ट में जाएगा। ये तो राजनीतिक। डॉक्टर साहब, हकीकत ये है कि हमारी देश की एजेंसियों ने इन विगत कुछ वर्षों में अपनी इमेज को पूरा खो दिया है। अब जो है, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन्होंने खुद अपनी इमेज को, अपनी छवि इतनी बिगाड़ ली है कि कोई भी आम आदमी अब ये कह देता है कि ये पॉलिटिकल राइवरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये हुआ भी है। वहीं पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के हितों की बात करें, तो हमें तो डबल इंजन का बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? इस अमृत काल में तो बंद हो जाना चाहिए। एक सीएम को चिट्ठी लिखना चाहिए कि इसको बंद कर दिया, हमारे क्षेत्र में तो कम से कम नहीं चलेगा। तो मिला कहाँ? आखिर फायदा क्या हुआ? आप बात कर रहे हैं जब पहली एफआईआर 2022 में हुई थी, उसके बाद चलिए भूपेश सरकार के जो भी है, कांग्रेस सरकार है, चलिए उन्होंने लाख करप्शन किया, लेकिन वर्तमान दायित्व तो आपकी है, वर्तमान जिम्मेदारी आपकी है। आपने क्या किया? ये 3 करोड़ लोग तो सवाल आपसे करेंगे और आपको तो जवाब देना पड़ेगा कि हमारे सीएम ने चिट्ठी लिखी, हमारे सीएम ने निवेदन किया। क्या एक आवाज से अमित शाह की केवल पूरे के पूरे सिस्टम ये जो है वो बंद नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कभी तो पॉजिटिवली भी डबल इंजन का बेनिफिट छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिले, इस मामले में क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये बिल्कुल पूछना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी। उमेश जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे साहब कि रुकिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, कार्रवाइयां होगी। जब पूर्व सीएम से लेकर सिपाही तक पे दबिश दी गई तो कार्रवाइयां होगी। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। पॉलिटिकल हाइपर या पॉलिटिकल हाइप लेने के लिए ठीक है, एक तात्कालिक रूप से हो गया। अब कांग्रेस कल हर जिले में पुतला दहन करेगी, प्रदर्शन करेगी, इस पे बीजेपी आपत्ति कर रही। अवधेश जी, इन एजेंसियों के कार्रवाई की टाइमिंग को आप देखिए, एकदम साफ साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिखे स्क्रिप्ट पर ये एजेंसियां अमल कर रही है। प्रधानमंत्री जी का आगमन है 30 को, उनके लच्छेदार भाषण की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है ताकि वो चिल्ला चिल्ला के बोल सके, जैसे पहले अजित पवार के बारे में बोला करते थे। मूल बात, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, उसके बाद उनके घर ईडी गई तीसरे दिन। अभी अधिवेशन है अहमदाबाद का 8 और 9 तारीख को, वहां ड्राफ्ट कमेटी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, आज सीबीआई आ गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता उमेश जी बोल रहे हैं, आप विश्वास तो रखिए, आप सब्र तो करिए, भरोसा रखिए। केंद्रीय एजेंसियां पिछले 11 साल से मोदी सरकार में जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, आपको याद होगा, चाहे वो एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ये फाइल खोल के बैठे। सुन लीजिए, सामान्यतः ये प्रक्रिया है सीआरपीसी की कि 90 दिन के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए, चालान प्रस्तुत होना चाहिए। फाइल खोल के रखे हैं, टाइमिंग देख के कब किसको डराना है, कब किसको भगाना है, कब किसके ऊपर दबाव बनाना है, उसके लिए ये फाइल खोल के रखे हैं। और जो नेता भाजपा में जाता है, यही एजेंसियां, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, या आवेदन देके मामला वापस लेती है। तो ये तो किसी को नहीं छोड़े। जजों के घर से जले हुए नोट मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं,
आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी है, ये इनका अमृतकाल है, ये अधिनायकवाद का अमृतकाल है, ये विपक्ष को डराने का अमृतकाल है। सुप्रीम कोर्ट का जज तक ये कहता है कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगते हैं, बाद में क्लीन चिट दे दिया जाता है, वो फिर भाजपा का गमछा पहन लगते हैं, राज्यसभा जाते हैं। तो ये तो किसी को नहीं छोड़े, कोई भी संवैधानिक एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी, ये इनका अधिनायकवाद है। जब इस तरह से लोग सरकार में आए, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आज जिस तरह से पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है, कॉमेडियन जो है उसके खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सत्ता में बैठे लोग दंगे करवा रहे हैं, ये डराने का काम कर रहे हैं। चलिए उमेश जी, क्यों डराते हैं आप लोग? ये इस बात समझ नहीं आ रही। भूपेश बघेल जी के हल ईडी सीबीआई भेज देते हैं, आज आनंद छाबड़ा के यहाँ आप लोगों ने भेज दिया, 17 लोगों के यहाँ आपने डराने का काम किया। क्या डर की राजनीति करेंगे क्या? अब जवाब दीजिए जरा। सुरेंद्र जी गंभीर सवाल उठा रहे। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं डरो मत, लेकिन कोई एजेंसी कार्रवाई करती है, जांच करती है, गुंडोज के आधार पर आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस के नेता हाय तौबा मचाते हैं और आपके कथन अनुसार शायद डरते हैं। वही तो सवाल है। अच्छा, चिंतामणि के दोस्त गुण में बदल गए क्योंकि डुबकी लगा ली मोदी गंगोत्री में। चिंतामणि सुरेंद्र जी हाल ही में भारतमाला घोटाले का पूछताछ होगी। सुरेंद्र जी एक मिनट सुन, सुरेंद्र जी घोटाला, नल जल घोटाला, ठीक है, राज्यसभा का लिखित सुरेंद्र जी सुन लेते हैं। ठीक है धमकी दिया गया कि आपके खिलाफ भारतमाला चलिए मुझे समाप्त करना होगा। मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया। अब समझिए कि इस तरह की कार्रवाई के बाद सियासत में जो खलबली मची है, इसका परिणाम और अंजाम क्या होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयां हुई है, ये कार्रवाइयां बताने के लिए काफी है कि साहब मामला चाहे जैसा भी हो, जिसका भी हो, जितने का भी हो, कार्रवाई प्रारंभिक तौर पे तो की जाएगी, लेकिन कब और कब तक इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।